बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बीम विद यील्डिंग सपोर्ट्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमारी डिस्कशन हुई है उसमें हमारा जो सपोर्ट होता था वो एक ऐसा सपोर्ट होता था जो वहाँ पे कम्प्लीटली प्रिवेंट करता था डिस्प्लेसमेंट को। जैसे हमने कोई रोलर सपोर्ट लिया या कोई और सपोर्ट लिया या कोई फिक्स सपोर्ट ली तो वो डिस्प्लेसमेंट लीनियर हो या रोटेशनल हो उसको कम्प्लीटली प्रिवेंट करता था। इस केस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर जो सपोर्ट है वो खुद एक डिफॉर्मेबल ऑब्जेक्ट हो, जिसको हम यील्डिंग सपोर्ट कहेंगे, जो खुद डिफॉर्म हो जाए सपोर्ट। जैसे इस केस में हम पहले केस में देख रहे हैं कि एक बीम जो है उसको एक और बीम सपोर्ट कर रहा है थ्रू दिस रिजिड लिंक, यानी बीच में एक ये रिजिड एलिमेंट है, ये डिफॉर्म नहीं हो रहा लेकिन ख़ुद ये एलिमेंट जिस चीज़ के ऊपर पड़ा है वो डिफॉर्मेबल ऑब्जेक्ट है। ज़ाहिर है बीम एक डिफॉर्मेबल ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से यहाँ एक केबल सपोर्ट कर रही है इस बीम को यहाँ पे, यानी जो सपोर्ट है वो केबल है और वो केबल ज़ाहिर एक डिफॉर्मेबल ऑब्जेक्ट है, उसकी सर्टेन स्टिफनेस है। अच्छा, उसके बाद ये कॉलम सपोर्ट कर रहा है इस बीम को। अब ये कॉलम ऑफ कोर्स एक डिफॉर्मेबल ऑब्जेक्ट है। इसको मॉडल हम इस तरह से कर सकते हैं, यानी इसका स्टडी करने के लिए इसको एक सिंप्लीफाइड मॉडल हम इस तरह बना सकते हैं कि हम इस सपोर्ट को एज अ स्प्रिंग मॉडल कर लें जिसकी सर्टेन स्टिफनेस हम शो करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे KB लिखा है, ये हम कर सकते हैं अगर ये जो डिफॉर्मेबल ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ के इसमें जो बीम है, अगर वो एक लीनियर इलास्टिक बिहेवियर शो करे, यानी इस बीम पे लोड और इस बीम पे यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है उनके बीच में अगर लीनियर रिलेशनशिप हो तो फिर हम इसको मॉडल कर सकते हैं एज अ लीनियर स्प्रिंग जिसकी एक सर्टेन स्टिफनेस KB। इस स्प्रिंग की स्टिफनेस वही है जो इस बीम की स्टिफनेस है इस जगह पे लोड रखने से, यानी इस जगह पे लोड यानी KB बेसिकली क्या चीज़ है, लोड रिक्वायर्ड टू काज यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन दिस CD बीम। यहाँ मिड स्पैन पे लोड और मिड स्पैन पे ही डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हैं। इस केस में ये केबल है, इस केबल को हम एज लीनियर इलास्टिक स्प्रिंग के तौर पे मॉडल कर सकते हैं अगर इस केबल की एक्सियल फोर्स और एक्सियल डिफॉर्मेशन के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप हो, लीनियर इलास्टिक रिलेशनशिप हो, तो हम इसको एज ए लीनियर इलास्टिक स्प्रिंग मॉडल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो KC लिखा है इस केबल की स्टिफनेस है। क्या मतलब, इस केबल की स्टिफनेस से मुराद, एक्सियल स्टिफनेस से मुराद the force required to cause unit deformation, unit displacement in this beam, unit elongation in this beam, in this cable, sorry। अच्छा, नेक्स्ट हम कॉलम को देख लेते हैं। यहाँ भी अगर कॉलम के ऊपर लोड और कॉलम में जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है उसमें अगर एक लीनियर इलास्टिक रिलेशनशिप है तो अगेन हम इसको एज स्प्रिंग, लीनियर इलास्टिक स्प्रिंग के तौर पे मॉडल कर सकते हैं। इस स्प्रिंग की वही स्टिफनेस है जो इस कॉलम की स्टिफनेस है। लोड रिक्वायर्ड टू काज यूनिट डिफॉर्मेशन, यूनिट एक्सियल डिफॉर्मेशन एंड दिस कॉलम इज एक्सियल स्टिफनेस ऑफ दिस कॉलम, और इसी को हमने यहाँ पे स्प्रिंग की स्टिफनेस के तौर पे शो कर दिया है। यानी हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारा यील्डिंग सपोर्ट है उस सपोर्ट की हमें स्टिफनेस पता होनी चाहिए कि उसकी स्टिफनेस कितनी है। अगर वो एक बीम है तो वो स्टिफनेस एक बीम के अंदर जो स्टिफनेस होती है, बेंडिंग स्टिफनेस, वो चीज़ होगी। अगर वो एक ऐसा एलिमेंट है जैसा केबल है तो उसके लिए एक्सियल स्टिफनेस होगी, कॉलम है अगेन एक्सियल स्टिफनेस होगी, सो ऑन। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ऊपर से, जैसे हमने बीम की बात कर ली थी कि कोई बीम सपोर्ट के तौर पे हो सकता है, तो ये कैंटिलीवर को, ये वाली सिंपली सपोर्टेड बीम यहाँ पे थ्रू दिस, ये जो मैंने ग्रीन कलर में शो किया है, ये एक रिजिड एलिमेंट है जिसके थ्रू ये ऊपर वाला बीम और नीचे वाला बीम कांटेक्ट में है। यानी इस एलिमेंट के थ्रू, इस रिजिड एलिमेंट के थ्रू जो है वो लोड ट्रांसफ़र हो रहा है टू दिस बीम CD, और ये बीम CD एज ए रिएक्शन काम कर रही है इस AB बीम के लिए। अब इस केस में हम एनालिसिस कैसे करेंगे, इसको समझने के लिए आप ज़रा इमेजिन करिएगा, ये जो मैंने सॉलिड लाइंस ड्रॉ की हुई ये आपको शो कर रही हैं अनडिफॉर्म्ड पोजीशन, इस बीम की भी और इस बीम की भी, और जो आपको डॉटेड लाइन या डैश लाइन नज़र आ रही हैं लाइट ब्लू कलर में, स्काई ब्लू कलर में, ये हमारी डिफॉर्म्ड पोजीशन है। बिफोर डिफॉर्मेशन, अच्छा, हम एक इस पॉइंट को हम B का नाम दे रहे हैं। ये जो पॉइंट है ये अपर कॉन्टैक्ट पॉइंट, और ये लोअर कॉन्टैक्ट पॉइंट जो बीम CD के साथ इन कॉन्टैक्ट है इसको हम कह रहे हैं B प्राइम। B इस यानी B और B प्राइम।
अच्छा, लोड लगने से पहले ये इनके बीच में जो सेपरेशन है, अगर मैं इसके डाया की बात करूं इस रिजिड एलिमेंट की, तो इनके बीच में इतनी सेपरेशन है जितना एक डाया है, जिसको मैंने इस एरो से रिप्रेजेंट किया है। जब ये लोड ऊपर से इस ए बी बीम पे लगेगा तो जाहिर सी बात है कि इस सी डी बीम को जब लोड ट्रांसफ़र होगा तो सी डी बीम भी डिफॉर्म होगी, और उस वजह से बीम का जो इस ऊपर वाली बीम का जो बी पॉइंट है वो भी नीचे डिफ्लेक्ट होगा, यानी वो बी पॉइंट यहाँ पे आया, और रिजिड एलिमेंट की डायमेंशन वही रही क्योंकि हम रिजिड इसको मान रहे हैं, उसमें डिफॉर्मेशन नहीं हो रही है, और बी प्राइम उतना ही आगे चला जाएगा फिर जितना कि इसका डाया है, यानी बी पॉइंट नीचे आया और बी प्राइम पॉइंट जो पहले यहाँ पे था वो इससे यहाँ पे आ गया। लोड लगने से पहले इनके बीच में सेपरेशन इतनी थी और उतनी ही सेपरेशन इनके बीच में लोड लगने के बाद भी है, यानी लोड लगने की वजह से बी और बी प्राइम दोनों पॉइंट डिस्प्लेस हुए हैं बाय सेम अमाउंट बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ रिजिड एलिमेंट, जिसको मैंने सर्कल के फॉर्म में यहाँ पे शो किया है। यानी बी और बी प्राइम के बीच में कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, जितनी एक की डिस्प्लेसमेंट उतनी ही दूसरे की डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लोड। ना ये आपस में करीब आए हैं ना ये आप एक दूसरे से दूर गए हैं। इसका मतलब ये कि इनके बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो है। इससे पहले जो हमारे केस जिसमें सपोर्ट एक नॉन यील्डिंग सपोर्ट होती थी, जिसमें हमारा कोई सपोर्ट में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होती थी, उसमें हम डिस्प्लेसमेंट मेजर लेते थे और जो रिडंडेंट लेते थे वो ये होता था कि उस सपोर्ट को हटाया, उसकी जगह पे एक रिडंडेंट लगाया, यानी उस सपोर्ट का जो वैसे जो रिएक्शन था उसको रिडंडेंट के तौर पे लिया और वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसको अलाउ कर दिया। तो इस तरह से हम सॉल्व करते थे आगे, यू नो द प्रोसीजर। यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ हम ये करेंगे कि हम इस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन बी एंड बी प्राइम को एज डिस्प्लेसमेंट मेजर चूज करेंगे। अब एक्चुअल बीम में लोड लगने के बाद बी और बी प्राइम में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो है। हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसा चूज करेंगे, ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर इस तरह से चूज करेंगे, मैं पहले आपको एक्चुअल बीम दिखा दूं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम एक एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें से कुछ आप रिमूव करते हैं, कोई एबिलिटी टू प्रिवेंट सर्टेन डिस्प्लेसमेंट आप रिमूव करते हैं, तो उसके बाद आप प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि वो जो रिडंडेंसी है वो ख़त्म हो जाए एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, यहाँ पे हम ये नहीं करेंगे कि हम इस कैंटिलीवर बीम को ड्रॉ कर दें और हम कहें कि हमने ये सारा नीचे वाला सिस्टम हटा दिया, ये रोलर भी बीच में जो रिजिड एलिमेंट है इसको भी हटा दिया और हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर बना दिया। ये तरीका हम अडॉप्ट नहीं करेंगे। आल तो इस तरीके से भी पॉसिबल है लेकिन ये मैं फॉलो नहीं कर रहा। हम किस तरह का प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऐसा प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा हमारा जिसमें दोनों बीम्स इंक्लूडेड होंगे लेकिन उनके बीच में जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पहले प्रिवेंटेड थी। एक्चुअल बीम में बी और बी प्राइम के बीच में रिजिड कनेक्शन है, उस वजह से लोड लगने के बाद भी इनकी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो रहती है। हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसा चूज कर लिया जिसमें बाकी हर चीज वही है, दोनों बीम्स उसी तरह से हैं, लेकिन हमने उन दोनों बीम्स की रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को अब अलाउ कर दिया है। यानी आप इसको फिजिकली यूं कह सकते हैं कि हमने बीच में जो रिजिड लिंक था जो इन दोनों को टाई कर रहा था रिजिडली, बी और बी प्राइम को एक दूसरे से ना अपार्ट जाने दे रहा था ना इनको करीब आने दे रहा था, उस रिजिड कनेक्शन को ख़त्म कर दिया। अब इस प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर हमने जाहिर है जब रिजिड कनेक्शन को ख़त्म किया तो हम उस कोई रिडंडेंट्स भी शो करेंगे। वो रिडंडेंट्स इस केस में एक पेयर ऑफ सेल्फ इक्विलिब्रेटिंग फोर्सेस x1 एक्टिंग ऑन AB, x1 एक्टिंग ऑन CD। जाहिर सी बात है कि जितना रिएक्शन CD बीम प्रोवाइड कर रहा है इस AB बीम को, जिसको हमने x1 कहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक उतनी ही फोर्स AB बीम लगा रहा होगा ऑन CD बीम इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो जाहिर है रिडंडेंट एक ही है। ये फोर्स x1 की हमें मैग्नीट्यूड पता चल जाए तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि इस AB बीम पे कितना रिएक्शन लग रहा है और हमें ये भी पता चल जाएगा कि इस CD बीम पे कितना लोड लग रहा है थ्रू AB बीम कितना उसको लोड ट्रांसफर कर रहा है।
इस केस में जैसे पहले मैंने बात की है, हमारा डिस्प्लेसमेंट मेजर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन बी एंड बी प्राइम होगा। इस प्राइम्ड स्ट्रक्चर पे एक दफ़ा एक्सटर्नल लोडिंग अप्लाई करेंगे जो इस गिवन बीम में एक्ट कर रही है। ये एक्सटर्नल लोडिंग अप्लाई करके हम क्या चीज़ डिटरमिन करेंगे? हम डिटरमिन करेंगे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन बी एंड बी प्राइम। समझाने के लिए मैं कहता हूँ कि इन बी और बी प्राइम के बीच में बिफोर एप्लीकेशन ऑफ लोड इतना डिस्टेंस था, जिसको मैंने ये ब्लैक डबल हेडेड एरो से शो किया है। लोड लगने के बाद अच्छा आपको लगेगा कि ये डिस्टेंस आपने बहुत ज़्यादा शो कर दिया, मैं इसको थोड़ा शो कर सकता था लेकिन वो डायग्राम थोड़ी क्लियर फिर ना बनती, मैंने इसलिए थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस इनिशियल शो कर दिया इनके बीच में। अब ये बीम ए बी बीम पे जब लोड लगेगा तो ये बी पॉइंट नीचे डिफ्लेक्ट होगा, और चूंकि हमने इनके बीच में रिजिड लिंक ख़त्म कर दिया हुआ है तो बी प्राइम डिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने रिजिड लिंक ख़त्म कर दिया। तो अब बी डिफ्लेक्ट होगा तो बी प्राइम उसी जगह पे रहेगा ना। इस वजह से अब इनके बीच में जितनी ये बी प्राइम अमाउंट, जितनी अमाउंट से ये नीचे डिफ्लेक्ट होगा उतनी हमारी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। इस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का जो सेंस है वो दो तरह की सेंस हो सकती है। एक हो सकती है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट टुगेदर, यानी करीब आ जाना, बी और बी प्राइम के करीब आ जाना, इसको हम कह रहे हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट टुगेदर। दूसरी क्या हो सकती है? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपार्ट, के बी और बी प्राइम के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाए, वो दूसरी सेंस होगी इस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की। तो क्योंकि हमने इनको सम करना है बाद में, तो हमें इस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को कोई ना कोई किसी न किसी सेंस को हमें पॉजिटिव मानना पड़ेगा। लेट्स से हम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपार्ट को पॉजिटिव मान लेते हैं। अब इस केस में ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट टुगेदर हो रही है, तो हम बाद में जब इसके मैग्नीट्यूड पुट करेंगे तो इसके साथ जो साइन होगा दैट विल बी अ नेगेटिव साइन, और इसको हम कह रहे हैं डेल्टा वन नॉट। ठीक है, डेल्टा वन नॉट में फिर रिपीट कर रहा हूं, डेल्टा वन नॉट बी पॉइंट की एब्सोल्यूट डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इट इज बाइंड आल्दो ये इस केस में जितना बी डिस्प्लेस कर जाएगा नीचे उतनी हमारी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगी, क्योंकि बी प्राइम उसी जगह पे खड़ा है। लेकिन बाय डेफिनेशन डेल्टा वन नॉट क्या है? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन बी एंड बी प्राइम। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? हमने जो रिडंडेंट हटाया था x1 एक्टिंग ऑन ए बी, x1 एक्टिंग ऑन सी डी, उस रिडंडेंट को की यूनिट वैल्यू हम अप्लाई करेंगे ऑन ए बी एज वेल एज ऑन सी डी। उस यूनिट वैल्यू की वजह से अगेन कुछ बी और बी प्राइम के बीच में कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट्स होगी। हम इसको दो स्टेप्स में देखते हैं। पहला स्टेप हम ये देखते हैं कि जब यूनिट वैल्यू ऑफ x1 ए बी बीम पे एक्ट करता है तो बी पॉइंट कितना ऊपर जाता है, उस अमाउंट को हमने कह दिया डेल्टा वन वन बीम ए बी। ठीक है, मसलन अगर बी पॉइंट इसी जगह पे खड़ा है और इस वक्त आपने सिर्फ अभी ये लगाया x1 इक्वल टू 1 एक्टिंग ऑन ए बी, तो बी पॉइंट ऊपर चला गया। अब ये बी और बी प्राइम के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपार्ट इनके बीच में हो गया। उसका अमाउंट कितनी होगी? जितने के ये बी पॉइंट ऊपर जाएगा। सो डेल्टा वन वन बीम ए बी। और दूसरा, जब हम x1 इक्वल टू 1 अप्लाई करेंगे ऑन बीम सी डी, तो बी प्राइम पॉइंट जो पहले यहाँ पे था अब लोड लगने की वजह से वो नीचे आएगा, सी डी बीम डिफ्लेक्ट होगा। अगेन इसकी वजह से relative displacement होगी between B and B prime. So total relative displacement कितनी होगी between B and B prime? डेल्टा वन वन बीम AB और डेल्टा वन वन बीम CD, यानी यूनिट वैल्यू ऑफ x1 लगाने से AB बीम जितना ऊपर चला जाए और यूनिट वैल्यू ऑफ x1 CD बीम पे लगने से जितना CD बीम नीचे चला जाए, ये जो सम होगा, दिस सम इज एक्चुअली ये हमारा स्मॉल डेल्टा वन वन होगा। ठीक है, ये स्मॉल डेल्टा वन वन जो है इस केस में इट इज इक्वल टू डेल्टा वन वन बीम ए बी एंड डेल्टा वन वन बीम सी डी। अच्छा, अब हम बात करते हैं डेल्टा वन वन बीम ए बी की। इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। ये हम डायरेक्ट फार्मूला बेसिकली यूज़ कर रहे हैं। ये मैंने आपको टेबल दिखाया था, इस टेबल से आप पिक कर सकते हैं। मसलन अगर यहाँ पे पी लोड लगे तो इसी फ्री एंड पे कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी? पी एल क्यूब बाई 3i। और अगर यूनिट लोड लगेगा तो 1 इंटू एल क्यूब बाई 3i, यानी एल क्यूब बाई 3i हो जाएगा। और ज़ाहिर है नीचे से लोड लगेगा, नीचे लोड लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे होगी, अपवर्ड लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड होगी। तो हमारे केस में ये यूनिट लोड लग रहा है ऑन
दिस बीम ए बी, और इसमें अब अपवर्ड कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी ये हमने कैलकुलेट कर ली। उसी फार्मूले में पी की जगह पे 1 रख दिया तो L³/3I और प्लस Δ11 बीम सी डी, और ये दोनों जो डिस्प्लेसमेंट्स हुई हैं ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट्स अपार्ट हुई हैं तो हमने इनके साथ पॉजिटिव साइन रख। और ये जो Δ11 बीम सी डी है ये भी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव पुट की जाएगी क्योंकि ये भी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपार्ट हो रही है और हमने रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपार्ट को पॉजिटिव माना है। ओके, सो ये तो आपने Δ11 इस तरह से कैलकुलेट करना है, लेकिन हम इसमें एक चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं Δ11 बीम सी डी। ये जो सपोर्ट के अंदर यूनिट लोड लगने से डिस्प्लेसमेंट होगी, यानी सी डी बीम बेसिकली एज ए सपोर्ट एक्ट कर रही है ना, तो इसमें यूनिट लोड लगने से इस जगह पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी उस डिस्प्लेसमेंट को बाय डेफिनेशन हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट। अभी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। यूनिट लोड लगने से डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय अ यूनिट लोड, इसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, और इसको हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ स्टिफनेस। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लीज़ गो, आप अगर आपको याद नहीं आ रहा तो देख लीजिएगा स्टिफनेस का जब हमने बेसिक्स डिस्कस किए थे, ठीक है। अब ये Δ11 बीम सी डी को हम क्या लिखेंगे, इसको समझने के लिए ज़रा कंसिडर कीजिएगा इस सी डी बीम को जिस पे कोई भी लोड P अगर लगे और उससे यूस्टेरिक डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो, तो हम यूस्टेरिक डिस्प्लेसमेंट जो प्रोड्यूस हो रही है इसको अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं Δ11 सी डी बीम इन सी डी बीम ड्यू टू P लोड, तो इसकी जगह पे जो हम इक्विवेलेंट स्प्रिंग कंसिडर करेंगे उसकी स्टिफनेस वही होगी जो इस बीम की स्टिफनेस है, KCD बेंडिंग स्टिफनेस, इस जगह पे लोड रख रहे हैं और इसी जगह पे डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हुए KCD। हम इस लीनियर इलास्टिक जो इक्विवेलेंट हमने मॉडल लिया है स्प्रिंग, इस स्प्रिंग में उतनी ही डिफॉर्मेशन कंसिडर करेंगे जितनी की डिफॉर्मेशन P लोड की वजह से इस बीम में हो रही है यूस्टेरिक, या यानी KCD जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग स्टिफनेस है सी डी बीम की, ये जिसको हमने इन द फॉर्म ऑफ अ स्प्रिंग शो कर दिया, ये KCD को हम लिख सकते हैं P ओवर यूस्टेरिक बाय डेफिनेशन ऑफ स्टिफनेस। KCD क्या होगी, द लोड रिक्वायर्ड, लोड P रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट यूनिट डिस्प्लेसमेंट यूस्टेरिक, तो P डिवाइडेड बाई यूस्टेरिक बन जाएगी इक्वेशन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यूस्टेरिक को हम लिख सकते हैं 1 ओवर KCD इंटू P, ठीक है। अब अगर P की हम यूनिट वैल्यू कंसिडर करते हैं तो हम कहेंगे 1 ओवर KCD, तो इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 ओवर KCD, यानी Δ11 बीम CD जो है वो बेसिकली KCD बीम की अगर स्टिफनेस CD बीम की अगर स्टिफनेस KCD है तो ये जो डिफ्लेक्शन होगी, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी CD बीम में Δ11 बीम CD, दिस विल बी इक्वल टू 1 ओवर KCD सिंपली, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस Δ11 बीम CD इज इक्वल टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बीम CD विच इज इक्वल टू 1 ओवर स्टिफनेस ऑफ बीम CD, ठीक है। रेसिप्रोकल्स है ना, ठीक हो गया, ये आपको समझ आ गया ना। यानी CD बीम जो है जो एज ए सपोर्ट एक्ट कर रही है उसको हमने एज स्प्रिंग सपोर्ट मॉडल कर दिया और उस स्प्रिंग की वही स्टिफनेस है जो बीम CD की स्टिफनेस है। तो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड था कि अगर यहाँ पे यूनिट लोड लगे तो इस CD बीम में कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, दैट डिस्प्लेसमेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ स्टिफनेस ऑफ स्टिफनेस, रेसिप्रोकल ऑफ स्टिफनेस 1 ओवर KCD। सो वी कैन राइट डाउन Δ11 एज L³/3I प्लस 1 ओवर KCD। ये हमने लिखी थी ना एक्सप्रेशन Δ11 की, ये अब हम इसकी जगह पे 1 ओवर KCD जब पुट कर दिया तो इक्वेशन ये बन गई। नाउ यू हैव Δ11 वैल्यू। अच्छा, अगर जो हमने ऊपर Δ1 नाट की बात की थी, ये जिसमें अब हमने कोई आर्बिट्रेरी लोडिंग लगाई थी, तो जाहिर अब आर्बिट्रेरी लोडिंग है, कोई पता नहीं कि मैग्नीट्यूड क्या है, कितनी डेंसिटी है, तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू तो जाहिर उस वक्त तक कैलकुलेट नहीं हो सकती ना। अगर हम कोई स्पेसिफिक लोडिंग लें, जैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लें, तो फिर हम इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मसलन इस केस में अगर हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कंसिडर कर लेते तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरह से कैलकुलेट हो सकती थी, जैसे इस टेबल में आपको नज़र आ रहा है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगे तो फ्री एंड पे W0 L⁴/8EI, अगर W0 की यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगे तो ये प्रोड्यूस होता है। तो हमारे केस में यही केस है, W लोड लग रहा है और W वही फार्मूला W0 की जगह W लिख दिया है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी हमने पहले डिस्कस कर लिया था, दैट वुड बी a relative displacement together and we are considering relative displacement apart as positive, तो इसलिए इसके साथ जो साइन आएगा
दैट विल बी, हमने पहले इसको ऐसे सिंबल्स के थ्रू शो कर दिया रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट टुगेदर को अप्रोचिंग एरोस के थ्रू, और फिर हमने इसको नेगेटिव साइन के साथ लिख दिया कि ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट टुगेदर हो रही है, इसलिए इसके साथ नेगेटिव साइन, और इनके साथ पॉजिटिव साइंस बिकॉज दे आर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपार्ट एंड वी आर ट्रीटिंग relative displacement apart as positive. Now since we are considering relative displacement apart positive, therefore delta 1 naught will be negative as I discussed. Now delta 1 primary structure, this is important, this would be equal to delta 1 naught. ये equation के वही फॉर्मेट आपको नजर आ रहा है, सिर्फ फर्क क्या है इस केस में, अब ये डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव है, ये भी एक रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, और ये x1 एक दोनों बीम्स पे एक्ट करने वाली फोर्स है डेल्टा 1 नाट, और हमने डेल्टा 1 की वैल्यू पुट कर दी है, x1 की फॉर्म में लिख दी है। अब ये कंपेटिबिलिटी इक्वेशन है। डेल्टा 1 एक्चुअल बीम में तो कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जैसे पहले मैंने डिस्कस किया था नहीं हो रही है बिटवीन बी एंड बी प्राइम बिकॉज दे आर रिजिडली कनेक्टेड, ठीक है, दे आर रिजिडली कनेक्टेड, सो देयर इज नो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इन बिटवीन बी एंड बी प्राइम इन द एक्चुअल बीम, सो द सम ऑफ द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट्स should be so the relative displacement in the primary structure जिसको हमने अलाउ किया था, और फिर हमने इस तरह से इसको कैलकुलेट किया रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट्स को, the sum of these relative displacements must also be equal to 0, so 0, और ये डेल्टा 1 प्राइमरी की हमने वैल्यू पुट कर दी है। now you can rewrite this equation for x1, और you can see that x1 depends upon KCD, stiffness of the beam CD. This is interesting. Now let's consider some extreme cases for KCD. If KCD is infinite, which means it is a very stiff beam, it's very difficult to deflect CD beam, it takes infinite force to deflect CD beam, that means this is 100% restraint. It completely prevents displacement of the AB beam. All right, यानी ये बिल्कुल ऐसे बन जाएगा जैसे हम एक रोलर सपोर्ट पहले शो करते आ रहे हैं। In that case, if you put infinity over here, this will become 1 over infinity, which will become 0. So this term will disappear, and you will have the rest of the equation -1 divided by L cube, और इसको आप रीराइट कर सकते हैं, 3i ऊपर चला जाएगा तो ये -3ei over L cube into delta 1 naught आप लिख सकते हैं। इसको ये भी माइंड में रखिएगा कि अभी डेल्टा 1 नाट की हमने कोई वैल्यू पुट नहीं की है। जब हम वैल्यू पुट करेंगे, जैसे अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा हो तो ये वैल्यू पुट हो जाएगी, तो ये फाइनल आंसर हमारा फिर जो है वो हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये माइनस फार्मूले वाला माइनस, और डेल्टा 1 नाट के अंदर भी एक वैल्यू जब पुट करेंगे तो वो माइनस साइन के साथ पुट होगी, तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन के ये जो इसका वैल्यू है वो 3ei over L cube टाइम्स डेल्टा 1 नाट, यानी जो भी उसकी वैल्यू होगी वो बन जाएगी, यानी पॉजिटिव आंसर फाइनली बन जाएगा। यानी ये आप इसका मतलब है कि यहाँ पे जो रिएक्शन है वो वाला रिएक्शन बन जाएगा जो कि एक रोलर सपोर्ट रखने से बन जाता। दूसरी कंडीशन हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, दूसरी सिचुएशन की, ये KCD बिल्कुल ज़ीरो हो, यानी इस बीम की, यानी CD बीम की ज़ीरो स्टिफनेस हो। ज़ीरो स्टिफनेस का यह मतलब है कि वैसे तो इसका मतलब है कि वो है ही नहीं, क्योंकि ज़ीरो स्टिफनेस तो किसी चीज़ की नहीं हो सकती, लेकिन हम समझ लें कि अगर उसको ज़ीरो फोर्स रिक्वायर्ड हो टू काज अ यूनिट डिस्प्लेसमेंट, इट एक्चुअली मीन्स इट डजंट एक्चुअली एग्जिस्ट। इट मीन्स कि ये एंड बिल्कुल फ्री है, जितना ये डिस्प्लेस होना चाहे इसको कोई रेजिस्टेंस CD बीम नहीं दे रहा। अगर KCD हम ज़ीरो ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जब ये कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं मिलेगी इस डिस्प्लेसमेंट को, ज़ीरो स्टिफनेस होगी CD बीम की, तो जाहिर है कि ये जो यहाँ पे कोई रिएक्शन भी डेवलप नहीं होगा ना। रिएक्शन तो तभी डेवलप हो सकता है अगर आप इस डिस्प्लेसमेंट को किसी तरह से प्रिवेंट करने की कोशिश करें। जितना वो ज़्यादा स्टिफ सपोर्ट होगी उतना यहाँ पे ज़्यादा रिएक्शन डेवलप होगा, और मैक्सिमम वैल्यूज़ की ये है कि अगर 100% आप इसको प्रिवेंट कर दें उस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को, तो ये रिएक्शन डेवलप होगा, और अगर बिल्कुल छोड़ देंगे तो ज़ीरो होगा। इसका मतलब है कि x1 की वैल्यू इट विल वेरी बिटवीन 0 एंड 3ei over L cube टाइम्स डेल्टा 1 नाट। ये हमने सिचुएशन डिस्कस कर ली, 0 इस केस में और 3ei over L cube इस केस में। सो इसका समरी इसकी ये है कि यानी जो आपको समझने की चीज़ है वो ये है कि अगर इस तरह की सिचुएशन है जैसे आपको ये नज़र आ रही है, तो इस केस में यहाँ पे कितना रिएक्शन डेवलप होगा, इट डिपेंड्स अपॉन स्टिफनेस ऑफ द सपोर्टिंग एलिमेंट। इसके लिए भी ये बात इसके लिए भी ट्रू है, इसके लिए भी ट्रू है। ये कॉलम जितना ज़्यादा स्टिफ होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे रिएक्शन डेवलप होगा, और अगर ये फ्लेक्सिबल होता जाएगा तो ये कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, तो ये कम रिएक्शन
डेवलप करेगा। इसका मतलब ये कि स्टिफर एलिमेंट, स्टिफर सपोर्ट ज़्यादा रिएक्शन डेवलप करता है। अभी हम इसके बाद एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे, इस तरह के किसी बीम को लेंगे और उसके ऊपर उसको स्ट्रक्चरल एनालिसिस करेंगे, यानी उसके रिएक्शंस निकालेंगे और इसी प्रोसीजर से हम आगे चलेंगे।